हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवी क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, फिजिक्स की इस क्लास के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो कूलाम के नियम से और वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता पर आधारित न्यूमेरिकल से हैं और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत हमारा जो पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो है आपका आवेशों का क्वांटमीकरण। ठीक है स्टूडेंट, ये अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो ये आवेशों का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं, ये पेपर में आता है, कभी 1 नंबर में कभी 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको कराने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो आवेशों का क्वांटमीकरण का मतलब है कि किसी भी जो वस्तु है, कोई भी वस्तु जो होता है, कोई भी वस्तु है जो उस वस्तु को जो आवेश दिया जाता है वो जितना चाहे उतना नहीं दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी वस्तु, जो कोई भी वस्तु है हमारे पास, अगर उसको हमें चार्ज करना है, उसको आवेश देना है, तो उसको जो हम आवेश देंगे वो जितना चाहे उतना नहीं दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं उसको हमें जो आवेश की जो मूल इकाई है ई, इलेक्ट्रॉन, उसके पूर्ण गुणज के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तु को जो दिया गया आवेश है वो उसके मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी, तो आवेशों का क्वांटमीकरण क्या हुआ, तो किसी वस्तु को दिया गया आवेश, जो किसी वस्तु को जो दिया गया आवेश होगा, ठीक है, जो वस्तु को जो आवेश देंगे वो क्या होंगे, सदैव मूल आवेश। यानी कि मूल आवेश किसको कहते हैं स्टूडेंट, मूल आवेश कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, ठीक है ना। मूल आवेश का ई का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो जो किसी भी वस्तु को जो हम आवेश देंगे वो सदैव क्या होगा, ऐसा नहीं कि जितना चाहे उतना दे दें, हमें कितना आवेश देना होगा, हमेशा मूल आवेश है इलेक्ट्रॉन का गुणज। यदि आप 5 ही दे दो, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर दे दो, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इतना आप कितना भी दे सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ही गुणज उसको देना पड़ेगा। तो इसके लिए जो आवेश जो फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ई क्या है यहाँ पे, ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, और क्यू क्या है स्टूडेंट, क्यू इसमें जो है आपका टोटल आवेश हो गया। अब एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू हमारा 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अनंत तक कितना भी ले लो आप, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणज होना चाहिए। आपका जो आवेश होना चाहिए 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो सकता है, 60 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 80 इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो सकता है, 200 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट। तो ये आपका क्या है, तो किसी भी वस्तु को जो दिया गया आवेश होगा वो सदैव जो होगा मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज ही होना चाहिए। तो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका था आवेशों का क्वांटीकरण। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अमूमन बच्चे इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करता था, इसलिए मैंने आपको इसको बार बार आने की वजह से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से इसको करा दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो आवेश जो है मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसको आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं या क्वांटमीकरण भी लिखा रहता है कहीं पे। ठीक है, दूसरा आता है अल्फा कण पर आवेश। देखिए वे स्टूडेंट, जो अल्फा कण पर आवेश होता है आपका, वो प्रोटॉन के आवेश के दोगुने के बराबर होता है। ठीक है ना, किसके बराबर होता है, यानी कि प्रोटॉन अल्फा कण पर जो आवेश होता है, जो अल्फा कण पर जो आवेश होता है स्टूडेंट, वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपका प्लस का 2e। देखो, ई का मतलब खाली इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ई का मतलब प्रोटॉन को भी, ये देखो इलेक्ट्रॉन अगर दर्शाते तो ऐसा दर्शाते हैं, प्रोटॉन दर्शाते हैं तो खाली इसको दर्शाया जाता है, या आप इसको इसके आगे माइनस ई कर दो और इसके आगे प्लस ई कर दो, तो एक इलेक्ट्रॉन को दर्शाएगा, ये प्रोटॉन को दर्शाता है। ठीक है नहीं, तो हमारे पास जो अल्फा कण पर आवेश होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है। देखिए कैसे, 2 इंटू ई का मान कितना होता है स्टूडेंट, 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। ठीक है नहीं, तो इतना कूलाम इसका आवेश होता है। तो आपको याद रखना है कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो +2e होता है। ठीक है स्टूडेंट, +2e होता है। अब इसको अगर मल्टीपल कर दें तो 16 दूना 32 यानी कि 3.2 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -19 कूलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगर आपसे ऐसे ही पूछ जाए तो बीटा कण पर कितना आवेश होता है, वैसे बीटा कण का क्वेश्चन बहुत पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कभी कभी जरूरी नहीं कि अल्फा ही पूछे हर बार, बीटा पूछ दिया जाए तो यही मान 2e हो जाता है माइनस में।
ठीक है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना ही होता है, लेकिन कौन सा होता है, -8 जो होता है। तो इसको कहते हैं बीटा कण का आवेश। तो -2 इंटू ई कितना होगा स्टूडेंट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा होगा आपके। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो कितना आएगा, -16 दूना 32 यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। समझ गए स्टूडेंट, कितना सिंपल क्वेश्चन है। जबकि बच्चे क्या करते हैं अधिकांश पेपर में इसको छोड़ देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करते हैं, इसलिए ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है 2e होता है पॉजिटिव में, और बीटा कण पर जो आवेश होता है -2e होता है। नहीं, ये 2e ही होगा लेकिन माइनस में होगा। और गामा कण पर अगर आवेश पूछ दिया जाए, तो गामा कण पर जो आवेश होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका उदासीन होता है। गामा कण बिल्कुल न्यूट्रॉन की तरह है, उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है ना। तो वो आवेश के मामले में उदासीन होता है। उसकी वेधन क्षमता अधिक होती है, वो अलग बात है, ठीक है ना। वेधन क्षमता अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है गामा किरणों की। गामा किरणें जो है मोटी मोटी दीवारों को भी भेद कर पार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो तो गामा किरणों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर गामा कण की बात हो रही है। समझ रहे हैं स्टूडेंट। तो अल्फा, बीटा और गामा अगर बात है तो गामा तो उदासीन है, जैसे न्यूट्रॉन होता है वैसे गामा होता है। अल्फा का मतलब है आपका किसके जैसा गुण रखता है अल्फा कण, प्रोटॉन की तरह। और बीटा कण रखता है इलेक्ट्रॉन की तरह गुण रखता है, ठीक है। अब देखिए हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, 2 धन आवेश 4e और e, देखिए ये कहते हैं कि 4e और e 2 आवेश हैं। देखिए एक आवेश आपका यहाँ पर हो गया, इसको हम ए पर पॉइंट कह देते हैं, एक को बी पर कह देते हैं। एक पर 4e आवेश है और एक पर कितना स्टूडेंट, e आवेश है, ठीक है। ये दो 4e और e एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस इनके बीच l है। ध्यान से समझेंगे, l दूरी पर स्थित है। एक तीसरा आवेश q इनके बीच में किस तरह से रखा जाए कि वो जिससे वह संतुलन में रहे। भाई एक आवेश को यहाँ पर एडजस्ट करना है बीच में, जिस आवेश को हमने क्या कहना है, q कहना है। अब इसको कहाँ पर रखा जाए कि दोनों तरफ से बल बराबर हो जाए, यानी कि 4e भी इसको खींचेगा और e भी इसको खींचेगा। चाहे खींचे चाहे इसको इम्पल्स करे, यानी कि इसका प्रतिकर्षण करे चाहे आकर्षण करे, लेकिन लगेगा तो बल ही। तो ऐसा क्या हो जाए, कौन सी चीज़ इसमें लगाई जाए, किस तरीके से इसको रखा जाए कि ये जो है दोनों की तरफ में से कहीं को भी ना खींचा जा सके या कहीं को भी धक्का ना लगे। समझ रहे स्टूडेंट। तो इसके लिए हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको x डिस्टेंस माननी पड़ेगी। और यहाँ से इधर को कितना हो जाएगा, l-x हो जाएगा। क्यों होगा आप समझ रहे होंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो l है। जब l में से हम इतने हिस्से को x मान रहे हैं तो ये कितना होगा स्टूडेंट, l-x होगा। समझ रहे हैं। तो ये इस तरीके से। अब इनमें प्लस एक तीसरा आवेश कितनी दूरी पर रखें कि तीसरा आवेश क्यों किस तरह रखा जाए कि जिससे वह संतुलन में रहे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पे पहले हम इन दोनों के बीच बल निकाल देते हैं और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, माना हमने इसको सी पर रख दिया। इन दोनों के बीच बल निकालेंगे, फिर आपका बी और सी के बीच यानी ई और क्यू के बीच बल निकालेंगे, ठीक है। फिर दोनों बलों को क्या रखना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा। भाई जब ये इधर से भी खींचेगा और इधर से भी बराबर खींचेंगे तभी तो ये नहीं खिसकेगा ना इधर उधर। अगर इसने ज़्यादा लगा दिया और इसने कम लगा दिया तो बिगड़ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। ये पॉइंट वैसे हमें यहाँ लगभग बनाना चाहिए था। 4e ज़्यादा बल रखेगा और ई, तो ये आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। ई को क्यू को आप यहाँ के बजाय यहाँ पर बना लेना, ठीक है। इधर को एक्स ही लिखना है यहाँ तक और यहाँ पर l-x लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसको मान लेते हैं, माना आवेश 4e से कितनी दूरी पर, x दूरी पर संतुलन रहेगा। ये हमने पहले मान लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए क्या होगा, अब हमें लगाना पड़ेगा, अब हमें इनके बीच बल निकालना होगा पहले तो क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, 4e व q के बीच बल, इन दोनों के बीच जो बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो e और q के बीच बल होगा, e व q के बीच बल, ठीक है स्टूडेंट। जब बल दोनों, देखो आप अगर अपने हाथों को ले लीजिए, अगर हम इस तरीके से अपने हाथों को खींचते हैं आपस में ना, ऐसे अगर हम हाथों को खींचते हैं एक दूसरे को, आप देखो ताकत लगेंगे तो आपका क्या होगा, दोनों में से हाथ दोनों संतुलन में आ जाएंगे, एक ही जगह पर रह जाएंगे, क्योंकि दोनों हाथों में ताकत बराबर है। समझ रहे हैं। अगर आपने यही ताकत किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपनाया
अपने हाथ से दूसरे के हाथ से किया तो उसकी ताकत हो सकता है तुमसे ज़्यादा हो तो तुमको खींच लेगा। अगर तुम्हारे हाथ की ताकत ज़्यादा है तो तुम उसको खींच लोगे। तो ये होता है असंतुलित बल। क्या कहलाता है? असंतुलित। संतुलित बल होता है जिसमें दोनों की बराबर ताकत होती है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच जो बल होगा वो इन दोनों के बीच के बल के बराबर लाना है, तब जाके हमारा डिस्टेंस का मान निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब लगा देते हैं इसमें कूलाम का नियम। देखो अब इसमें कूलाम के नियम से लग जाएगा। कूलाम कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम हमेशा दो आवेशों के बीच लगता है। तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, 1/4πε0 4E/Q अपॉन कितनी डिस्टेंस, एक्स स्क्वायर। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब Q1 का मान 4E है। देखिए मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन समझा देता हूँ। देखो इसकी वैल्यू 4E है, इसकी वैल्यू कितनी है, Q है। इन दोनों के बीच बल निकाल रहे हैं तो 1/4πε0 Q1 का मान ये काम करेगा, Q2 का काम ये करेगा। ठीक है ना, इन दोनों के बीच बल निकाल देंगे तो अपॉन अपॉन दूरी होती है, दूरी का मान कितना है, एक्स है। अब जब इनके बीच निकालेंगे तो एक आवेश Q है, सॉरी एक आवेश E है, एक आवेश Q है। ये E और Q हमको क्वेश्चन में दिए हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। ये Q भी दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये E हो गया, ये Q हो गया। अपॉन कितना डिस्टेंस है, L-x है। समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम जिसने ढंग से मेरी वीडियो में पढ़ा हुआ है उसको ये आसानी से आ जाएगा। तो 1/4πε0 और यहाँ पे E/Q अपॉन क्या हो जाएगा, L-x का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा ना। तो देखिए 4πε0 कैंसिल। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से 4/x² और ऊपर क्या क्या है, E और Q है ना। तो E और Q को यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि ये कटने वाले हैं। और ऊपर क्या है, यहाँ पर 1 को अलग लिख देते हैं, L-x का होल स्क्वायर। और यहाँ भी क्या आएगा, E और Q। ठीक है, E और Q दोनों कैंसिल हो गए दोनों साइड। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 को क्या किया जाए, 4 को लिख देंगे 2/x का होल स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर पहले से ही था तो x को हमने अलग कर दिया, स्क्वायर को अलग, तो दोनों को ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर ले लिया ना। और यहाँ भी क्या कर देंगे, यहाँ भी हम कर देंगे 1 का स्क्वायर अपॉन L-x का टोटल होल स्क्वायर। समझ गए स्टूडेंट, 1 का भी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो कितनी बार चाहो, जितनी बार चाहो उतना कर सकते हैं। 1 का तो ना 1 की जितनी स्क्वायर चाहे उतने स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इससे दोनों और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 2/x इज इक्वल टू 1/L-x। ठीक है, जब इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे स्टूडेंट तो 2 क्या हो जाएगा, L-x इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीपल कर दें तो x/1 यानी कि x हो जाएगा। तो हमारा 2L-2 से मल्टीपल करेंगे तो 2x इज इक्वल टू एक्स। एक्स वालों को एक साइड कर लेते हैं तो 2L इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x प्लस 2x, ये 2x को इधर ले गए 3x बन जाएगा। तो 2L इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, 3x। तो इससे हमारा अगर हम x निकाल दें, क्योंकि हमारा 3x इज इक्वल टू 2L हुआ, 3x इज इक्वल टू 2L भी लिख सकते हैं। तो इससे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2L/3। तो x इज इक्वल टू 2L/3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब देखिए अतः क्या हो जाएगा, 4E आवेश से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 2L/3 दूरी पर क्या हो गया, संतुलन में रहेगा, संतुलन में रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में अवश्य आया होगा, क्योंकि आप अगर ध्यान से इसको समझ रहे हैं तो अवश्य आएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल इसको लिखिए कि सर हमको ये क्वेश्चन फिर से करा दीजिए। ठीक है, आपको ये अवश्य फिर से करा दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत सिंपल वे में आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बिल्कुल साथ ही है। अब आप इसको देखेंगे तो फिर तो आपको 100% आना ही है। देखिए ये कहता है कि 4 कूलाम और 1 कूलाम के दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं स्टूडेंट। इनको आप बहुत सिंपल तरीके से तैयार कर लो, आने ही आने हैं। देखिए आपका 4 यहाँ पर कहा गया है कि एक 4Q कूलाम का आवेश है, 4 कूलाम का, और एक 1 कूलाम का आवेश है। दो धन बिंदु आवेश परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखें। अब देखिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट, 3 मीटर है। इस बार न्यूमेरिक वैल्यू दे दी तो 3 मीटर डिस्टेंस है। एक कूलाम के एक तीसरे धनावेश को दोनों आवेशों से मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए।
तो देखिए अगर हम 1 कूलाम का आवेश है, इसको हम Q कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं Q1, इसको क्या कह देते हैं Q2, ठीक है। ये होगा और इसको Q मान लिया हमने, ठीक है। तो इनको कहाँ रखा जाए कि ये संतुलन में रहे, अप्रभावित रहे, ठीक है। तो यहाँ पर से हम इसको x मान लेते हैं उसी क्वेश्चन की तरह। और यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट, अब देखो इस बार L डिस्टेंस थी, इस बार 3 है, तो क्या आ जाएगा 3 - x आ जाएगा यहाँ को, ठीक है। आप पहले चित्र को समझिए, ये देखिए यहाँ पर क्या था L - x, क्योंकि डिस्टेंस L थी, यहाँ कितनी डिस्टेंस है 3 है, ठीक है। दोनों सेम क्वेश्चन इसी के लिए लाया हूँ क्योंकि आपको ये समझ में भी आ जाए और इन 2 क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं पेपरों में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब पहले हम क्या निकाल देंगे, तो पहले तो मान लेंगे, माना 4 कूलाम से कितनी दूरी पर, x दूरी पर क्या है, संतुलन है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पर वो संतुलन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो हमें क्या लगाना है, इनके बीच बल निकालना है, इन दोनों के बीच बल निकाल देते हैं स्टूडेंट पहले। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 4 × 1, समझ रहे हैं, Q1 और Q2 है ना, Q1 का मान 4 और Q2 का मान, इसको अभी Q2 मान लेंगे ना हम, क्योंकि इन दोनों के बीच बल निकाल रहे हैं। ये पॉइंट हमारे क्या है, C है, ठीक है। इन दोनों के बीच बल निकाल रहे हैं, तो 4 और 1 के बीच बल अपॉन r², तो r कितना हमारा है, x है यहाँ पर, इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच बल ले लेंगे, तो 1/4πε0, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू भी 1 है, अपॉन कितना हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर, डिस्टेंस कितने 3 - x का, ये दोनों कैंसिल स्टूडेंट। तो 4/x² इज इक्वल टू 1 × 1 1/3 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे, ये सेम चीज़ें कट जाती हैं और बाकी 4 × 1 = 4/x², 1 × 1 = 1/3 - x का होल स्क्वायर। अब 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, और x का स्क्वायर है तो x के स्क्वायर को हमने ऊपर ले लिया, तो दोनों में स्क्वायर एक साथ आ गया, ऊपर नीचे होल में आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 3 - x का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं आप, क्योंकि ऊपर भी इसका हम स्क्वायर जितनी बार चाहे उतना लिख सकते हैं, 1 की पावर तो आप जितना चाहो उतना कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ होल स्क्वायर है ही, तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो क्यों ना टोटल का स्क्वायर कर दिया जाए, समझ गए। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, पावर से पावर कैंसिल। अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 2/x इज इक्वल टू 1 क्या बचेगा स्टूडेंट, 3 - x बचेगा ना। तो इससे यहाँ मल्टीपल कर देते, तो 3 × 2 = 6, इससे मल्टीपल होता है 3 × 2 = 6, -2 से x को इंटू करेंगे तो 2x, इक्वल टू x से 1 को इंटू किया तो x, इस x को राइट साइड ले चलेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा x + 2x, तो कितना हो गया ये 6 इज इक्वल टू कितना, x और 2x 3x हो गया ना स्टूडेंट। तो इसे 3x इज इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखने पर, सॉरी 2 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले आवेश से अगर 2 मीटर की दूरी पर रखने पर यह दोनों आवेश जो हैं, ये तीसरा आवेश जो है बीच में क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा। अगर हम पहले 4 कूलाम आवेश से अगर इसको 2 मीटर की दूरी पर रखेंगे स्टूडेंट, कितने मीटर की, 2 मीटर की दूरी पर रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर 2 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये संतुलन में हो जाएगा, फिर इस ये इधर उधर को नहीं खिसकेगा, ये आवेश ना तो इसको खींच पाएगा, ना ही ये आवेश इसको खींच पाएगा, और न ही आवेश उसको धक्का दे पाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म के साथ कोशिश की जा रही है कि आपको अच्छे से अच्छा समझाया जाए, और आपकी समझ में भी ये अवश्य आ रहा होगा। बस आवश्यकता है केवल आपको मेहनत करने की, आपको कंटिन्यू क्वेश्चन से जुड़े रहने की, और जो है अपने कंटिन्यू क्लास अटेंड करने की। अगर आप कंटिन्यू क्लास अटेंड करेंगे तो कोई भी ऐसी शर्त नहीं है कि आपको फिजिक्स में स्कोर आपका कम हो। जो चीज़ आपको समझाई जा रही है इसीलिए समझाई जा रही है कि आप बहुत अच्छा कर सकें, इसमें कहीं से कहीं तक कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और स्क्रीनशॉट लेके आप बढ़िया तरीके से इसको, इन क्वेश्चंस को अपने तैयारी कीजिए। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको कराया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है आपको ये सबको समझ में आएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों सभी साथियों को लाइक और सब्सक्राइब करवाइएगा और शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोग इसको जो है इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो इसके लिए आप भी उनकी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि किसी की हेल्प करना यानी कि आप अपने साथी की हेल्प करोगे, क्योंकि आपका साथी आपका परिचित होगा, तो ये आपके लिए बहुत ही
फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे यहाँ से सीधे सीधे जब वीडियो आती है तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराया जा रहा है। आपके पास 1-1.5 महीने का समय है, इसलिए आपको ये दोबारा से रिपीट इसको क्वेश्चनों को कराया जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद है आप सब इसी प्रकार से अपनी स्टडी करेंगे, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे आप भी मेहनत करोगे और अपनी स्टडी को मजबूत बनाओगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसी उम्मीद के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट।